हाँ जी, नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को हमने पिछले 3 क्लासों में कंप्लीट कर चुका है। आज जो डिस्कशन होगा वो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट का होगा, जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है? Who among the following holds office during the pleasure of the president? इनमें से कौन राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है? क्या यूपीएससी के चेयरमैन है, या फिर भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, या फिर अटॉर्नी जनरल है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष है? इन चारों में से कौन है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? बताइए। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। अगर बात करें प्रेसिडेंट की तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 52 में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द आर्टिकल 52। इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अपना रिजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक। अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक। और जो मेथड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट उसको लिया गया है आयरलैंड से। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 15 अगस्त 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 28 जनवरी 1950 को, या फिर 22 जुलाई 1950 को? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जा सकता, या फिर क्या प्रदान नहीं किया गया है? Which of the following is not provided in Part 4A Fundamental Duties of the Indian Constitution? ऑप्शन ए है अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन सी है भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। इसमें से कौन है जो पार्ट 4 यानी कि मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? तो बात करें अगर ऑप्शन ए की, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये हमारा है नैतिक कर्तव्य में आता है, इसलिए ये पार्ट 4 का हिस्सा नहीं है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक। ये मेंशन है पार्ट 4 यानी कि भाग 4A और आर्टिकल 51A में दिया गया है। इसको लिया गया था यूएसआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स को रूस से लिया गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य की तो भारतीय नागरिक पर ही लागू होता है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप पे ही लागू होता है, विदेशों पर लागू नहीं होता है। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज प्लेस्ड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं। क्या ये पार्ट 1 में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में है, या फिर पार्ट 4A में है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? अगर बात करें हम फंडामेंटल ड्यूटीज को तो इसको रखा गया है ऑप्शन डी यानी कि पार्ट 4A में। अगला सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया हुआ था,
बट इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वही एक क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि पार्ट 4 में। सेम क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अब बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की, यानी कि कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें हम सिटीजनशिप की, तो ये संविधान के पार्ट 2 में मेंशन है, ठीक है, यानी कि भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाई। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए, सार्वभौमिक मतदाता अधिकार, या फिर प्रांतीय विधानमंडल, कांग्रेस पार्टी के प्रतिष्ठित नेता द्वारा, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। ऑप्शन बी, यानी प्रांतीय विधानमंडल द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार मान्यता दी गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या वो बेरूबरी केस में, या फिर LIC केस में, कुमार पद्म प्रसाद मामले में, या फिर केशवानंद भारती के मामले में? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ये कब मान्यता में आया था, बताइए। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केशवानंद भारती मामले में ये मान्यता में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में यूनियन कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इन इंडिया? क्या वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के हेड कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार में आता है या फिर से संबंधित है? आर्टिकल 142, या फिर आर्टिकल 145, या फिर आर्टिकल 148, या फिर आर्टिकल 143? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें हम सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की, तो वो आता है अंडर आर्टिकल 143, यानी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको लिया गया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। चलिए अगला है, हु एमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, या फिर ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू? इसके सही जवाब कौन हो जाएंगे? अगर बात करें फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, तो उनका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के गवर्नर का कार्य नहीं है? जिला कलेक्टरों की नियुक्ति,
या फिर राज्य विधान परिषद में सदस्यों का नामांकन, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। इसमें से राज्यपाल का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपॉइंटिंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर बात करें हम गवर्नर की, तो ये अंडर आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर की, तो ये लिया गया था कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूशन से। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो भारत के जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, द डिलिमिनेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्लैश एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और यह किसके सहयोग से काम करता है? लोकसभा स्पीकर के, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें डिलिमिनेशन कमीशन की, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 80 है, 95 है, 90 या फिर अनुच्छेद 85 है? इसमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण राज्यसभा में आचार्य समिति का गठन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट द एथिक्स कमिटी इन राज्यसभा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें प्राधिकरण राज्यसभा की आचार्य समिति की, तो इसका गठन करते हैं द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे कम था? हु एमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या वो जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं? किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जाकिर हुसैन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके पास जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार है? अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, अगला है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ब्रिटेन से, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, या फिर फ्रेंच से? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, तो उसको लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन विच डॉक्यूमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बेस्ड? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, या फिर मैग्ना कार्टा के, या फिर ब्रिटिश संविधान के, या फिर आयरलैंड के संविधान पर? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डीपीएसपी कहां से लिया गया है? तो अगर बात करें डीपीएसपी की, तो इसको लिया गया था ऑप्शन डी, यानी कि आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, या फिर राजस्थान?
क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है संसद के किस सदन के पास धन विधेयक के मामलों में सबसे अधिक शक्तियां हैं? विच ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द मोस्ट पावर इन द मैटर ऑफ मनी बिल? बताइए, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, विधान परिषद के पास है या फिर विधान सभा के पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12, 10, 14 या फिर 18, 8? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? ये सबको पता होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? अल्पाधिकार, धर्मतंत्र या फिर फांसीवाद या फिर लोकतंत्र? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डेमोक्रेसी, इसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का विच अमेंडमेंट हैज मेड द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स? किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बदल दिया? 86वां, 90वां या फिर 92वां या फिर 75वां? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 86वां संशोधन। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो वह न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है, उसके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। अगर बात करें फंडामेंटल राइट की तो इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक, इसको लिया गया था यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इस संविधान के पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। ठीक, अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, इनको लिया गया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि फंडामेंटल जो राइट है वो इमरजेंसी के टाइम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। इसको हमने लिया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आर्टिकल जो 20 और 21 है ये सबसे मजबूत माना जाता है। ये इमरजेंसी या फिर कुछ भी सस्पेंड नहीं होता है। इवन ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के द्वारा भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27वां है इन विच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन अ मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड? धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा में? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? धन विधेयक कहां पर पेश किया जाता है? अगर बात करें धन विधेयक की तो इसको सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां है हु एमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मेंबर ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
अगर बात करें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, तो उसका सही जवाब हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला एक प्यारा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लाइज इन विच आर्टिकल, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये आप लोग का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे आप लोग। और अगर आपको ये सेशन, ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।